देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे, जहां पर अचानक से देर रात के अंदर एक महिला सांसद के साथ किए जा रहे अत्याचार के मामले को लेकर कूदी कांग्रेस पार्टी दोस्तों, जिसके बाद भाजपा सरकार की बर्बरता और बीजेपी के गुंडागर्दी के मामले को लेकर लगाई गई रोक। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों, कैसे महिला सांसद के साथ में किया गया अत्याचार दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर रही है, देश को डराने के लिए इसकी जितनी ज्यादा आलोचना की जाए उतनी कम है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जब से 4 मई से बीजेपी की पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनी है दोस्तों, हर तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और खासकर जो वरिष्ठ नेता है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो, जिनको कोर्ट रूम में जाते वक्त जोरदार तरीके से विरोध का सामना करना पड़ता है दोस्तों, तो कहीं अभिषेक बनर्जी के साथ में मारपीट किया जाता है, तो अब महुआ मोइत्रा के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन खबर सामने आती है, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई 13 तारीख को खत्म होती है और इसके बाद महुआ मोइत्रा अपने संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर पहुंचती है, जहां पर जो सरकारी सर्किट हाउस है जो बनाया ही विधायक और सांसदों के लिए जाता है, यानी राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए बनाया जाता है दोस्तों, तो उन्हीं को आने से रोका गया। दरअसल अपडेट यह है कि महुआ मोइत्रा 6:30 बजे शाम को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर के अंदर सर्किट हाउस पहुंचती है दोस्तों, जहां पर खाना खाते खाते 9:20 हो जाता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि 9:47 पर उनको बोला जाता है कि जल्दी से जल्दी सर्किट हाउस को खाली कर दो, और 11 बजे के आसपास यानी 10:52 पर उनको एक मैसेज दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है और कहा जाता है कि आदेश जारी कर दिया गया है, जल्दी से जल्दी रात के 10 बजे सर्किट हाउस खाली करके चले जाओ, बल्कि 11 बजे तक का टाइम बाद में हो जाता है दोस्तों। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन के सारे सांसदों से संपर्क किया दोस्तों, और इंडिया गठबंधन के सारे सांसदों से उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस मामले को उठाया जाए, ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसे में दोस्तों महिला सांसद को रात 11 बजे इस तरीके से सर्किट हाउस खाली करने के लिए जबरदस्ती बोलने के मामले को लेकर विपक्ष का पारा चढ़ गया दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी मैदान में कूदी दोस्तों, लेकिन यह मामला इसलिए बड़ा था क्योंकि महुआ मोइत्रा को 11 बजे रात में एक और सर्किट हाउस खाली करने के लिए बोला गया था दोस्तों, और सर्किट हाउस के बाहर यानी जो बाहर का मेन डोर था, वहां पर बड़ी संख्या में भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगा दी गई थी दोस्तों, यानी भाजपा के युवा कार्यकर्ता वहां पर भारी संख्या में खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि महुआ मोइत्रा कब सर्किट हाउस से बाहर निकलेंगी, और अगर सर्किट हाउस से बाहर निकलेंगी तो ये लोग महुआ मोइत्रा के साथ में दुर्व्यवहार करने के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे दोस्तों, और जबरदस्ती का जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने बताया कि ये कोई एक दो व्यक्ति नहीं था, बल्कि कम से कम 20-25 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता थे, और ये बीजेपी के युवा मोर्चा के नेतृत्व में आए हुए थे और बवाल कर रहे थे दोस्तों। ऐसे में एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का ये पूरा मामला चल रहा था। ऐसे में जब अपडेट सामने आती है और महुआ मोइत्रा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से संपर्क साधा दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे को आगे बढ़ाया दोस्तों, और उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए बोला दोस्तों। उन्होंने बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तीनों को टैग करते हुए महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोला दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश समेत सबने मिलकर महुआ मोइत्रा की सुरक्षा की बात कही दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक महिला सांसद को सर्किट हाउस से बाहर जाने के लिए जबरदस्ती बोला जाना और बाहर में गुंडे बुलाकर उनके साथ में दुर्व्यवहार करने का एक पूरा प्लान तैयार करना, ये साफ तौर पर राज्य के अंदर पूरी तरीके से चरमरा चुकी भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था की ओर संकेत करता है कि बीजेपी के पुलिस प्रशासन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करने वाले कार्यकर्ताओं का सहारा लेकर विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। और इस घटना के बाद समझ में आ चुका है दोस्तों कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने पलटी मारी थी, जिसमें से 3 तो वापस लौट गए, लेकिन जो 17 पलटी मारे हैं वो क्यों, ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी ज्यादा एक सांसद को प्रताड़ना दी जा रही है। हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि उसको इतना डराया जाए, धमकाया जाए, चार तरफा हमला किया जाए, ताकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प बचे ही ना। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर बीजेपी के लोगों की दोयम दर्जे की राजनीति है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर मनुवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी रैली के बाद मंच का शुद्धिकरण के नाम पर उनके साथ किए गए अस्पृश्यता के मामले को उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी मानसिकता जो आज भी इंसान की हैसियत उनके जन्म से तय करती है, न कि समानता और इंसानियत से। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर 14 अगस्त यानी बीते दिन देश भर के अंदर जिला मुख्यालय पर मार्च निकाला और सत्याग्रह करने का ऐलान किया दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के की
कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का अपमान नहीं है बल्कि उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया। यह कोई अकेली घटना नहीं है बल्कि आरएसएस बीजेपी की सालों पुरानी विचारधारा का हिस्सा है। और शर्मनाक बात तो यह है दोस्तों कि संघ की तरफ से एक बयान सामने नहीं आया, यानी जब बात आती है अस्पृश्यता के मामले की और मनुवादी मानसिकता की तब संघ के लोग चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और वैसे दावा करते हैं कि वो बहुजन हित की बात करते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी वालों को अचानक से बहुजन हित 2024 के चुनाव के बाद याद आया, क्योंकि इनको पता है कि बहुजन समाज के लोगों ने ही 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से धूल चटाई थी और 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बड़े दिनों के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवाई थी। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान का बदला बीजेपी से तो लिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रचनात्मक कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को क्या एक्सपोज किया। दोस्तों सबसे ज्यादा झटका बीजेपी वालों को लगा, यानी भाजपा वालों को समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी ने केवल 5-6 सेकंड के वीडियो में कैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विदेश नीति को देश के सामने रख दिया। दोस्तों यानी जहां देखो वहां पर खीखी और जब देखो तब केवल गले पड़ते रहते हैं और इसी को विदेश नीति बोल बोलकर बीजेपी वाले गुणगान गाते रहते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने छोटा सा एक डेमो करके दिखाया जब उन्होंने संदीप दीक्षित को गले लगाया और कहा कि ये है इन लोगों की विदेश नीति। इसके बाद सब लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। दोस्तों एक तरीके से नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को पूरी तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया। तो इसका सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हुआ तो बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे को हुआ और निशिकांत दुबे ने 3 तस्वीरें साझा की दोस्तों देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की और दावा किया कि ये जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति थी। और इसमें दावा किया गया कि नेहरू परिवार के ऊपर लाइब्रेरी की किताब से कुछ तस्वीरें मैंने जारी की है, यानी निशिकांत दुबे का दावा था कि इन तस्वीरों को देखकर लोग समझ जाए कि नेहरू जी किस तरीके की विदेश नीति करते थे। दोस्तों इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए सुप्रिया शिनेट ने कहा कि ये जो 3 तस्वीरें उन्होंने साझा की है, जिसमें जो पहली तस्वीर है ये जवाहरलाल नेहरू की अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित की तस्वीर है जो अपने भाई को चूम रही है। दोस्तों दूसरा तस्वीर उनकी भांजी नयनतारा सहगल का है जो नेहरू जी के साथ में है और जो तीसरी तस्वीर है वो 1962 की है जब नेहरू जी होली के पर्व पर जैकलिन केनेडी को रंग लगा रहे हैं। तो इसके बाद सुप्रिया शिनेट ने कहा कि तुम्हारे तो घर की महिलाओं को तुमसे बचकर रहना चाहिए, यानी वहशी दरिंदे, यानी निशिकांत दुबे को वहशी और दरिंदा बताते हुए कहा गया कि निशिकांत दुबे के घर के महिलाओं को निशिकांत दुबे से बचकर रहना चाहिए। ऐसे में दोस्तों ये जो जवाहरलाल नेहरू जी की अपने परिवार के लोगों के साथ में तस्वीरें हैं दोस्तों, उस तस्वीरों को बीजेपी के लोग अलग अलग तरीके से बताकर देश के सामने पेश करते हैं दोस्तों, और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर स्पष्ट तौर पर जवाब देना शुरू कर दिया। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन सारी तस्वीरों को लेकर शुरू से ही स्पष्टीकरण देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस इग्नोर करती जा रही थी, तो बीजेपी के लोग इसे जानबूझकर इन तस्वीरों को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति से जोड़कर बता रहे थे। दोस्तों ऐसे में एक और बड़ी अपडेट आती है जहां पर गोवा बीजेपी की तरफ से एक और तस्वीर जवाहरलाल नेहरू की शेयर की जाती है। दोस्तों इस तस्वीर में जवाहरलाल नेहरू सिगरेट जला रहे होते हैं दोस्तों, और बीजेपी के लोग आलोचना करते हैं कि बेस्ट फॉरेन पॉलिसी नेहरू जी सिगरेट जलाकर किया करते। तो इस पर जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नेहरू ने ये सिगरेट 1960 में जलाया था। 66 साल से बीजेपी और आरएसएस की अभी तक जल रही है, यानी निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा गया दोस्तों। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 1960 और 50 के दशक में क्या चलता था, आज क्या चलता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और उस समय के सबसे ज्यादा बड़े धुरंधर साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों, उनकी तस्वीरें भी आप देखेंगे तो उसमें वो सिगार पीते हुए दिखाई देते हैं। तो 1960-50 के दशक में ये चीजें काफी ज्यादा कॉमन हुआ करती थी और बीजेपी वालों को लग रहा है कि सिगरेट पीने से विदेश नीति अच्छी नहीं चलती है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री सिगरेट भी पीता है या जो भी करता है, लेकिन अगर वो देश के अंदर IIT बना दे रहा है, PSU बना दे रहा है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगवा दे रहा है और देश के विकास दर को अप्रत्याशित रूप से ऊपर लेकर जा रहा है और आम जनता की भलाई कर दे रहा है, तो वो देश को ज्यादा चाहिए, ना कि नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें कर देश को गर्त में डालने वाला। तो इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें राहुल गांधी की आलोचना का कोई भी एक मूवमेंट नहीं छोड़ते हैं जेपी नड्डा। दोस्तों आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने अभी हाल फिलहाल के अंदर राहुल गांधी को लेकर कितनी आलोचनात्मक टिप्पणी की, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मोदी और शाह की नजर में बने रहना है। ऐसे में जेपी नड्डा जिनको राज्यसभा की जिम्मेदारी दी गई है, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर काम करते हैं दोस्तों, उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की, लेकिन पता चला कि जेपी नड्डा को अचानक से एम्स अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अस्वस्थ हो गए हैं, एम्स में भर्ती कराया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये सूचना मिली
है। मैं उनके सफलता पूर्वक उपचार और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। राहुल गांधी ने तुरंत ये मैसेज डाला दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि आप राहुल गांधी की कितनी भी आलोचना कर लीजिए, राहुल गांधी को लेकर जो मन करे वो बोल लीजिए, आखिरकार एक अच्छा नेता वही होता है जो इन सारी चीजों को दूर रखे और किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की कामना करे। और राहुल गांधी जी जेपी नड्डा जी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो समझते हैं कि व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा क्या होती है, उस मर्यादा के तहत आगे बढ़ा जाता है, यानी डिग्निटी का ख्याल भी दूसरों के रखना जरूरी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में पीडीए समाज का शोषण चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस के दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में सौरभ विश्वकर्मा की हत्या, बदायूं के अंदर चिकित्सक से मारपीट, गोरखपुर में बिजली ठेकेदार की जान जाने के मामले और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर शुक्रवार को जारी बयान में प्रतापगढ़ के अंदर पीडीए समाज के सौरभ विश्वकर्मा की सत्ता संरक्षित असामाजिक तत्वों के द्वारा पीड़ितों की जान लेने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी की सरकार को एक्सपोज किया गया है दोस्तों। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद गोदी मीडिया के अंदर माहौल बना दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज की स्थापना हो गई है। लेकिन सबको पता है दोस्तों की असलियत क्या है। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश असुरक्षित प्रदेश है और आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक्सपोज करती है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो कानून व्यवस्था सुधर रही है, ना उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, तो फिर अगले चुनाव में जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या। तो फिर ये प्लान बनाया जा रहा है कि महिलाओं के अकाउंट में शुरुआत में 20-20 हजार रुपए भेज दिया जाए और 20-20 हजार का खेला हो जाएगा, तो उसके बाद चुनाव में जीत मिल जाएगी। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटने पर उत्तर प्रदेश में आ रही है। इसका मतलब इनसे जो इनकी व्यवस्था थी वो चली नहीं दोस्तों। और अब ये शॉर्टकट ढूंढकर बिहार वाला नियम यहाँ लागू करके जैसे तैसे सत्ता हथियाना चाहते हैं। इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी नालसार से जुड़े विवाद पर काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस सूर्यकांत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई दोस्तों, जिसमें नालसार के 2026 के बैच के लॉ ग्रेजुएट का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इससे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया है दोस्तों। यूनिवर्सिटी के किसी छात्र या फैकल्टी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है। नालसार के करीब 450 छात्र जस्टिस सूर्यकांत की दीक्षांत समारोह 2026 का चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अगर छात्र कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं तो उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने इसके बाद पूछा कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन होता है जो मेरे और छात्रों के बीच में आए। तो कुल मिलाकर दोस्तों उम्मीद नहीं की जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके समर्थन में ही जो आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया उस बात का विरोध करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने इस बार काफी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाई दोस्तों और उन्होंने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेरे और छात्रों के बीच में कैसे आ सकता है, इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। बात एकदम सही भी है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर पुलिस के प्रदर्शन के दौरान किए गए बल के उपयोग को लेकर अपनी बात रखी दोस्तों। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि हजारों की भीड़ संसद की तरफ बढ़ेगी तो सुरक्षा बल को रोकने का प्रयास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी प्रदर्शन के दौरान गोली चलने का दावा कर रहे हैं, जबकि जंतर मंतर पर गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष का दावा एकदम गलत है। अब ये बातें वो मीडिया में आकर बोल रहे हैं दोस्तों, जहां पर माइक लगाकर जो मन करता है वो बोल देते हैं और सामने से कोई जवाब तो होता नहीं है, सवाल पूछा जाता नहीं है, तो एक तरफा बोल रहे होते हैं। तो ऐसे में अब सबसे ज्यादा सुविधा इनके लिए यही है, जबकि संसद भवन के अंदर बार बार बुलाया गया कि संसदीय कार्य मंत्री आप भी आकर बयान दीजिए, तो वो भी बयान देने को तैयार नहीं थे। संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सारा का सारा दावा कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे जवाब देने के लिए। लोग इंतजार करते रह गए और संसदीय कार्य मंत्री के बयान का इंतजार करते करते समय बीत गया दोस्तों और हुआ कुछ नहीं। अब किरण रिजिजू इंटरव्यू दे रहे, पॉडकास्ट दे रहे, उसमें जाकर बता रहे हैं कि कहीं गन नहीं चला था, कहीं ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। सवाल ये कि क्या पैलेट गन चलाई गई थी, क्या वो एक गन नहीं है। और इसे तो काफी ज्यादा बड़े स्तर पर हिंसा और एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों की काफी गंभीर चोटें बच्चों को लगी है, जिसमें एक व्यक्ति के आंख तक में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, यानी उसके आंख तक में पैलेट गन गया है, जिस कारण से उसके अंधे होने की भी संभावना सबसे ज्यादा बताई जाती है। राहुल गांधी ने बाकायदा इसके लिए उस व्यक्ति को बुलाया था, बच्चे को बुलाया था दोस्तों और पूरी बात बताई थी। तो ऐसे में भाजपा सरकार बैकफुट पर है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन फिर भी सफाइयां पेश करके बीजेपी के नेता संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को लगता है कि वो आम जनता को बरगला लेंगे, उनको समझा लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सही चल रही है। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मामला रद्द कर दिया। दोस्तों केस वीडी सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और समाज में नफरत फैलाने से जुड़ा हुआ था। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने की आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं ली गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब कानूनी मंजूरी ही नहीं है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है। दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई की। दोस्तों और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शिकायतकर्ता के वकील ने माना कि इस मामले की जरूरी जांच नहीं की गई थी। ऐसी स्थिति में शिकायत और मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी सभी आदेशों को खारिज किया जाता है। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के प्रोफेसर एमरीटा जोया हसन को दिल्ली के एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में संबोधित करना था। दोस्तों और उनका संबोधन शुक्रवार को आखिरी समय रद्द कर दिया गया। इसके लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की एक सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप के कुछ सदस्य स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे थे। जोया हसन को सरदार पटेल विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस और छात्रवृत्ति पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने और विद्यार्थियों को संबोधित करना था। स्कूल की ओर से जारी निमंत्रण के मुताबिक कार्यक्रम सुबह 10 बजे लोधी स्टेट स्थित परिसर के अंदर शुरू होना था, लेकिन प्रोफेसर जोया हसन को नहीं आने दिया गया। उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के लोग विरोध कर रहे थे। दोस्तों यानी विश्व हिंदू परिषद के लोगों का दूसरा कोई काम होता नहीं है, और ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की विचारधारा से अलग वाले दोस्तों, तो उनका भी सम्मान नहीं करते ये, और मानते हैं कि कहीं ना कहीं देश के जो संस्थानें हैं, बड़ी बड़ी संस्थानें, उसके अंदर जो ये विश्व हिंदू परिषद इस तरीके के संगठन चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनी है। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर करीब 6 सालों के बाद शांति का माहौल टूट गया। भारत और चीन के सैनिकों के बीच में टकराव हुआ। अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फेस ऑफ की तस्वीरें सामने आई। दोस्तों हालांकि सेना ने आधिकारिक तौर पर इस तस्वीर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। माना जा रहा है कि यह तस्वीर 26 जुलाई की है, जब एलएसी पर पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ गए और बैनर ड्रिल की गई थी। दोस्तों और चीनी सैनिकों के हाथ में चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा का एक बैनर था। करीब एक हफ्ते तक ये स्थिति बनी रही, जिसके बाद टॉप कमांडर्स के दखल के बाद फेस ऑफ खत्म हो गया। और ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई है जब हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई जगह पर चीन के नाम देकर एक नया नक्शा जारी किया था। विदेश मंत्रालय के प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि भारत और चीन के संबंध बॉर्डर की स्थिति बेहद अहम है, ऐसे में शांति बनी रहनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट, अभिन्न और अविभाजित अंग है और इसे लेकर किसी भी तरीके की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल 2020 में गलवान के अंदर एक घटना हुई थी, झड़प हुआ था भारत और चीन की सैन्य के बीच में, जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद हुआ था। दोस्तों अब एक बार फिर से आपस में तनाव की अपडेट सामने आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो केवल गले पड़ने से शुरू होती है और गले पड़ने पर ही खत्म हो जाती है। गले पड़ो की बोल दो और हो गया, यही है विदेश नीति। इस पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से तस्वीरें साझा की गई, जिसमें अमेरिका में जाते हैं ट्रंप के गले पड़ जाते हैं, रूस जाते हैं तो पुतिन के गले पड़ जाते हैं, यूएई जाते हैं तो प्रिंस के गले पड़ जाते हैं, और फ्रांस जाते हैं तभी गले पड़ जाते हैं, और भूटान जाते हैं तो उनके राजा के गले पड़ जाते हैं, इजराइल जाते हैं नेतन्याहू के गले पड़ जाते हैं, मलेशिया जाते हैं तो उसके पीएम के गले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सारी तस्वीरें साझा करते हुए निशाना साधा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच में गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। दोस्तों ऐसे में सुखबीर सिंह बादल पर हमले के बाद अमित शाह ने हरसिमरत कौर को फोन किया। दोस्तों यानी सुखबीर बादल की पत्नी को फोन किया गया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया। शिरोमणि अकाली दल की लोकसभा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के गुरुद्वारे के अंदर पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हुए हमले का मामला उठाया। दोस्तों उनके सेहत के बारे में जानकारी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का निजी तौर पर फोन आया था। इसकी जानकारी दी गई और ऐसा और भी देखने को मिलेगा। कारण यह है दोस्तों की शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में गठबंधन को लेकर स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है और भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। आधिकारिक तौर पर ऐलान बाकी है, लेकिन लगभग सारी चीजें हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर हुआ यह हमला और उसके बाद बीजेपी वाले से भुनाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन बात यह है सबसे बड़ी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर और ये जो हमला हुआ है ये तो बहुत गंभीर मामला है। दोस्तों ऐसे में क्या सुखबीर बादल को सिख समुदाय का समर्थन मिलेगा और ज्यादा मजबूती के साथ में, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं सुखबीर बादल की सुरक्षा में भारी सेंधमारी का भी मामला है। तो ऐसे में जवाबदेही किसकी तय होगी का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन फोन कर रहे हैं हमेशा हरसिमरत कौर को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर ही बीजेपी के लोग मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अकाली दल के कार्यकर्ताओं को मैसेज जाएगा कि गृह मंत्री का फोन आया था और बीजेपी अकाली के कार्यकर्ताओं को गठबंधन के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ
मंदसौर में बीजेपी के नेता का जन्मदिन मनाने 50 किलोमीटर दूर पहुंचे चौकी के प्रभारी। तो इस पर अब सवाल खड़ा हुआ दोस्तों। कचनारा चौकी के प्रभारी एसआई भीम सिंह राठौड़ की वर्दी की मर्यादा भूलकर कर्तव्य स्थल से लगभग 50 किलोमीटर दूर आकिया बीका में बीजेपी के नेता का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचने को लेकर वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है दोस्तों। और इससे पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं के लिए पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु के अंदर करूर के भगदड़ पीड़ितों के परिवार को नौकरी देने का रास्ता साफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। 2025 में करूर के अंदर विजय की रैली के दौरान भगदड़ हुआ था, इसमें 41 लोगों की जान गई थी दोस्तों। इसके अलावा 46 लोग घायल हुए थे। आज आदेश दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो तमिलनाडु सरकार पीड़ित परिवार के लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकी है, जिसे पहले हाईकोर्ट ने रोका था। तो आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।